हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सभी का। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 8 की विज्ञान जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एनसीईआरटी बुक से हमने क्या बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं। तो हम नोट्स के साथ स्टडी करने वाले हैं। नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग सीधा हमारे टेलीग्राम पर जाकर आप क्या करेंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। सभी चैप्टर्स के नोट्स मैंने वहां पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है, 8वीं क्लास की साइंस के। ओके, चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम 8वीं क्लास की साइंस, और वो भी नोट्स के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अपना अपना चैप्टर नंबर 1। नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन चैप्टर 1 है, इसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये जीव विज्ञान का पार्ट है। किसका पार्ट है? जीव विज्ञान का पार्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, 3 अपने इसके अंदर हैं, जिसमें से जीव विज्ञान का भाग है। और इसमें कुछ एक अपने चैप्टर्स हैं। वैसे चैप्टर्स हम आज एक ही कंप्लीट करेंगे। चैप्टर कौन सा कंप्लीट करेंगे? एक ही, ठीक है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का ही चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक बात है। चलिए, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें पतले अक्षर दिख रहे हैं ना। चलिए, तो है अपना, क्या है, पद्धतियां। भाई खेती जब हम करते हैं, कृषि जब हम करते हैं, माने फसल का उत्पादन करते हैं, तो फसल को जो उगाते हैं उसकी काफी सारी पद्धतियां हैं, ठीक है। अब पहले है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के जन्म से पहले। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। माने टोटल मिला के 10,000 साल तो वो हो गई, ठीक है। और 2024 ही हो गई, है ना। अभी 2024 चल रही है, मतलब ये टोटल मिला के 12,024 साल पहले की बात चल रही है। कितने साल पहले की चल रही है? 12,024 वर्ष पहले की बात चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि पहले हिम युग में, हिम युग का अंत हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाया गया है। हम क्या किए हैं? विशिष्ट जो कृषि पद्धतियां हैं उनको अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई धीरे धीरे जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे भारत की जनसंख्या देख लीजिए, कितनी हो गई? 140 करोड़ हो चुकी है, मानी 1 अरब और 40 लाख, है ना, इतनी हो चुकी है। अब मेरे भाई ये बताओ कि अगर 140 करोड़ जनसंख्या का पेट पालन करना है तो कृषि में कुछ तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो उन सब का पेट भर पाएगा। नहीं तो कैसे भर पाएगा बताइए, हैं? नहीं भर पाएगा ना। आगे है फसल। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल में अन्न हो गया, सब्जी हो गए और फल हो गया, ठीक है ना। माने एक ही प्रकार के पौधे यदि किसी खेत में, किसी बगीचे में यदि उगा दिए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। समझे नहीं समझे? ठीक है ना, क्या कहेंगे उसे हम? फसल कहेंगे। आगे है अपने पास फसल के प्रकार। क्या है? फसल के प्रकार। फसल के कौन कौन से प्रकार हैं उसको हम यहाँ पर जानेंगे। पहला अपना हो गया फसल के प्रकार में फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। एक तो अपने रबी की फसल होती है, एक अपने होती है खरीफ की फसल। कौन सी होती है? एक तो रबी की फसल होती है, एक होती है खरीफ की फसल। जरा देखो क्या है। माने पहली जो अपने पास आई है वो आई है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। अब वर्षा ऋतु में क्या क्या लगाए जाते हैं? धान लगाया जाता है। धान बोले तो चावल वगैरह होता है, उसे धान कहते हैं।
धान हो गया, सोयाबीन हो गई, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, ये वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं भाई। कब उगाए जाते हैं? कपास हो गया, आदि सभी खरीफ की क्या है? फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब तक होती है भाई? जून से सितंबर तक होती है। माने 4 महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने तक क्या होती है? बारिश होती है। लेकिन इसमें 2-3 महीने ही होती है, 4 पूरे महीने नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं होती है, हमारे राजस्थान में तो 2 महीने होती है, ठीक है ना। कितने? 2 महीने के करीब भी होती है, ज्यादा नहीं होती। हाँ, एक बार बरस की फिर 10 दिन बाद बरसती है। चलो, अतः खरीफ के अंतर्गत फसल आती है जिन्हें पानी की काफी आवश्यकता होती है। इन्हें किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है? पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, तभी तो बारिश के दिनों में उगती है, ठीक है ना। और इस टाइम पर इनको टेम्परेचर कम नहीं, ज्यादा की जरूरत पड़ती है ना। तभी तो अब जरा देखो अपने पास क्या क्या आ गया इधर है। क्या क्या खाओगे आप लोग खरीफ की फसल में? मक्का, मजा आ गया ना। मक्का खाओगे आप लोग। धान बोले तो चावल, ठीक है। मक्का उगती है, ये खरीफ की फसल में ही है। किसकी फसल में है भाई? खरीफ की फसल के अंदर ही है। कौन सी फसल के अंदर है? खरीफ की फसल के अंदर है। दिखाई तो दे रहा ना आपको सही से? दे रहा नहीं दे रहा है? दे रहा है, सही से दे रहा है सबको, ठीक है। सबको सही से दिखाई दे रहा है। चलिए, सबको सही से दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? दे रहा है। ओके, तो धान हो गए अपना, मक्का हो गए अपनी, सोयाबीन हो गए अपनी, गन्ना हो गया, ये भी इसी ऋतु में उगाया जाता है। और मूंगफली हो गई, ये भी अभी उगाई जाती है ना। और कपास हो गए, कपास जिसे रूस और अपने भैंस डंडाओं के लिए कांकड़े निकलते हैं ना, वो कपास से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं मेरे भाई? कपास से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं? कपास से। आगे आ जाती है अपने पास मेरे भाई रबी की फसल। रबी की फसल जिसे कब उगाया जाता है मेरे भाई? सर्दियों में उगाया जाता है, ठीक है ना। रबी की फसल जिसे कब उगाया जाता है? सर्दियों में। वह फसल जिन्हें शीत ऋतु माने जब सर्दी होती है ना। शीत ऋतु जब सर्दी होती है तब उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, मानी मार्च में खत्म हो जाती है। मार्च आते आते तो गर्मी पड़ने लग जाती है मार्च में, तो ठीक है ना। तो मार्च तक रहती है, आधे मार्च तक रहती है, 15 मार्च तक ये रहता है। अभी क्या क्या होता है? गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। ये सभी कौन सी फसल है? ये सभी है रबी की फसल, ठीक है ना। अब इनके चित्र वित्र भी देख लें रबी के भाई साहब की, है ना। इस फसल के, रबी की भाई फसल के क्या देख ले? चित्र भी देख लेते हैं। ये देखो रबी की फसल में चना आ रहा है खूब बढ़िया तरीके से, ठीक है। गेहूं उग रहा है, गेहूं की बाल है, ये चने की टाँट है ना। टाँट बोलते हैं वो चने की टाँट, है ना। और ये हो गया आपका मटर। क्या हो गया? मटर। ये हो गया सरसों, बहुत ज्यादा पीले पीले फूल आते हैं, है ना। इन पे बहुत ज्यादा महुआ आके बैठ जाता है। और अलसी भी कौन सी फसल है? ये आपकी रबी की ही फसल है। किसकी फसल है भाई? रबी की ही फसल है। आगे हम बात करते हैं पद्धतियां की। किसकी बात करते हैं भाई? पद्धतियों की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात की जाएगी? पद्धतियों की। काय कौन सी पद्धतियों की बात की जाएगी? कृषि पद्धतियां। अब कृषि पद्धतियां जो है, यहाँ पर कृषि के अंदर जब हम उगाते हैं सबसे पहले कृषि की जाती है, तो क्या क्या तैयार किया जाता है वो है। आगे पद्धतियां तो आगे सीखेंगे, यहाँ पर तो केवल क्या है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, वो है। अब क्या क्या करने पड़ते हैं? सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है ना। जोत निराई गुडाई करनी पड़ती है ना, ठीक है ना। जोत निकालनी पड़ती है ना। फिर उसके बाद में उसको साफ किया जाता है। फिर बुआई की जाती है ना। बुआई के बाद में खाद और उर्वरक देना होता है। फिर सिंचाई की जाती है ना। फिर उसमें खरपतवार उग जाती है तो खरपतवार को हटाया जाता है, नष्ट किया जाता है, तभी जाके तो पार पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना पार पड़ेगी। ये नहीं खरपतवार हो गई, हाँ, फिर फसल कमजोर रह जाती है। फिर क्या करते हैं? फिर लास्ट में जब पक जाती है फसल तो उसकी करते हैं कटाई। क्या करते हैं मेरे भाई? कटाई करते हैं, ठीक है। कटाई के बाद में जब निकल के आ जाती है, फिर किया जाता है उसका भंडारण। क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है।
ठीक है, भंडारण कर लेते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। बेचने पर लोग क्या करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। ठीक है ना। आगे है मिट्टी तैयार करना। पहला जो टॉपिक था मिट्टी कैसे कैसे तैयार की जाती है वो हम यहाँ जानेंगे। इसमें किसान मिट्टी को की क्या करता है, जुताई करता है। उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। अनेक समय में हल पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर होता था। पहले हल किया जाता था। ठीक है ना। इसमें एक लोहे की साफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से, किसे, कल्टीवेटर से तैयार की जाती है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। ठीक है ना। पहले तो भाई बैल होते थे, ऊंट होते थे, या फिर पाडा होता था, उनसे जोत निकाली जाती थी, उनके हल लगा के। लेकिन आजकल ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर से क्या की जाती है, जोत निकाली जाती है। ठीक है ना। किससे निकाली जाती है मेरे भाई, ट्रैक्टर से जोत निकाली जाती है ना। अब आ गया आगे ट्रैक्टर। ये देखो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है कल्टीवेटर, है ना। क्या लगा रखा है ट्रैक्टर के पीछे, जो ये लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड कल्टीवेटर, या फिर हल भी कह सकते हैं। इसके अंदर 7 या 9 हल होते हैं, 7 भी होते हैं, किसी किसी में 9 भी हल होते हैं। आगे है बुआई। आगे क्या है, बुआई। बुआई यानी इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। क्या करता है इसमें किसान, अच्छे बीजों का चयन करता है। ये नहीं है कहीं से भी कैसे भी बीज उठाए और उगा दिए ना, बढ़िया बढ़िया बीज वो छांटेगा। तो कौन सी दुकान से कौन सी कंपनी के बीज अच्छे होते हैं वो उगाता है। ठीक है। माने बुआई, इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हलियां या कल्टीवेटर, हलिया या फिर क्या चलाता है, कल्टीवेटर। हलिया क्या चलाता है मेरे भाई, कल्टीवेटर, है ना। क्या, हलिया, हल या फिर कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। सीड ड्रिल माने जमीन में गाड़ना, ड्रिल का मतलब होता है गाड़ना। ठीक है। और ये है आपका हल, या फिर आप इसे कल्टीवेटर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। क्या है ये आपका हल। आगे है खाद एवं उर्वरक देना। भाई सबसे पहले हमने उगा मिट्टी तैयार कर दी, फिर उसमें बीज डाल दिए, फिर अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, आगे करेंगे जो खाद है, खाद या उर्वरक है, उनको मिट्टी में दसाए दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो कैसे किया जाए। खाद उर्वरक, खाद क्या होते हैं, जो पशुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें खाद कहते हैं। यहाँ पर पूरा चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। माने अपने है 8वीं के अंदर, 8वीं में है या फिर 6ठी 7वीं में होगा। उर्वरक देना, ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए, माने ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर गोबर या मानव अपशिष्ट या पौधों के अवशेष विघटन से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, अवशेषों से, जो पेड़ पौधे हैं उनके अवशेषों से विघटन से प्राप्त होते हैं। या फिर मानव गोबर है जो गायों से प्राप्त होता है, मानव से भी प्राप्त होता है खाद। जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक कहाँ तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस नहीं मिलता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस मिलता है। क्या मिलता है, हुमस मिलता है। क्या मिलता है, हुमस मिलता है। आगे चलते हैं। देखो भाई ये है आपका खाद। खाद कौन सा है ये जो खाद दिखाई दे रहा है, ये अपना वो खाद है जो गाय भैंसों के गोबर से या मलमूत्र से तैयार होता है, जिसे आप कंपोस्ट खाद भी कह सकते हैं, कंपोस्ट भी हो सकता है। कंपोस्ट एक अलग खाद होता है, और ये अपना कंपोस्ट जो खाद होती है वो केचुए से तैयार की जाती है, किसान के मित्र से तैयार की जाती है, जिसे हम केचुआ कहते हैं। ठीक है। और ये जो उर्वरक है, ये जो उर्वरक नहीं, ये खाद है जो कि गाय के गोबर से प्राप्त हुआ है। गाय या भैंस या जो जानवरों के गोबर हैं उनसे प्राप्त होता है। ठीक है। ये एक पौधे में दिए जा रहे हैं। आगे आ जाती है सिंचाई। क्या आ जाती है, सिंचाई। ये थोड़ी है कि भाई फसल उगा दी, अब सिंचाई करने की जरूरत नहीं, है ना। भाई ये बताइए मुझे, फसल हम उगा देते हैं, अगर फसल उगाने के बाद बारिश नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे, फिर सिंचाई करनी पड़ेगी, मानी पानी देना पड़ेगा, और उस फसल में पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं।
माने किसान पौधे को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत कुआं है, तालाब है, ठीक है, ट्यूबवेल है इत्यादि। इन सभी से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। जितने भी अपने पास, इन सभी से क्या कर दी जाती है, सिंचाई कर दी जाती है। ठीक है ना, क्या कर दी जाती है मेरे भाई, सिंचाई कर दी जाती है। आगे अपने पास है सिंचाई की दो आधुनिक विधियां, छिड़काव तंत्र और ड्रिल तंत्र है। ठीक है ना, अपने पास क्या है, कौन कौन सी है। एक तो है अपने पास छिड़काव, है ना। छिड़काव का मतलब होता है वो लगा दिए जाते हैं फंवारे। क्या लगा दिए जाते हैं, फंवारे से छिड़काव। या फिर ड्रिप तंत्र, ड्रिल नहीं, ड्रिप। ड्रिप का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसकी डायरेक्ट जड़ों के पास एक पाइप डाल दिया जाता है, जिससे कि बूंद बूंद उसमें गिरता रहता है, ड्रिप। ठीक है, जिसमें ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहता है, उसे क्या कहेंगे। ठीक है ना, फिर आगे आ जाता है अपना ड्रिप तंत्र। क्या आता है, ड्रिप तंत्र। वैसे तो पानी डायरेक्ट भी दे दिया जाता है ना, लेकिन उसमें पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसीलिए किसान पानी को बचाता है, और बचाने के लिए ड्रिप सिस्टम या फिर क्या करता है, ड्रिप इरिगेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसे, अपने फंवारा वाला सिस्टम लगाता है। अब पहला आता है ड्रिप तंत्र। माने इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे कहाँ चला जाता है, पौधों की जड़ों में चला जाता है। कैसे करके, बूंद बूंद करके, है ना, बूंद बूंद करके जाता है। माने बहुत कम पानी वेस्ट होता है यहाँ पे, न के बराबर। जितनी आवश्यकता होती है ना पेड़ को, उतना ही पानी मिलता है, आवश्यकता से ज्यादा पानी प्राप्त उसको नहीं होता है। आगे अपने पास है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, इस विधि को ड्रिप सिस्टम या तंत्र कहेंगे। इस प्रकार की विधि का उपयोग फलदार पौधे, कहाँ होता है, फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, इसमें एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं होता। लेकिन ये बस, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं उगा दिया और गेहूं के अंदर ड्रिप इरिगेशन करूंगा, संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर पौधों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये केवल बगीचों में ही संभव है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, बगीचों में संभव है, या फिर कोई फसल उगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, अगर हम सब्जी वगैरह उगा रहे हैं तो वहां ऐसा संभव है। हर जगह ऐसा संभव नहीं है कि कहीं भी हम ड्रिप इरिगेशन कर दें। ठीक है ना, तो ड्रिप इरिगेशन हर जगह नहीं संभव है, केवल जहां दूर दूर पेड़ होंगे वहीं ये संभव है। ठीक है ना, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पास है वहां पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम नहीं करता। ड्रिप इरिगेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये काफी दूर दूर है ना। अब गेहूं के पौधे तो बहुत पास पास होते हैं, फिर उसमें गेहूं के पौधे में क्या किया जाता है, फंवारे से क्या दी जाती है, सिंचाई की जाती है उसमें ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूर दूर है, तो दूर दूर है तो यहाँ एक इन पाइपों के पास में क्या कर, जो पाइप है इनकी जो जड़ें हैं इनके पास में क्या कर रखा है, छोटा सा छिद्र कर रखा है, जिससे कि बूंद बूंद पानी इसमें गिरता रहता है, और इसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आगे आ जाता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव का मतलब अभी भी मैंने बोला ही था, छिड़काव का मतलब क्या होता है कि फंवारे से छिड़काव किया जाता है ना। फंवारे से क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। असमतल भूमि के लिए, ऐसे स्थान पर जहां जल की मात्रा भी कम होती है ना। इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर से के सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। नोजल माने फुहारे लगे रहते हैं। ठीक है, सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब मुख्य पाइप में जल का प्रवाह किया जाता है तो वह छोटे पाइपों से होता हुआ घूमते हुए नोजल तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। ये छिड़काव तंत्र ऐसा लगता है जैसे वर्षा हो रही है। ये इस प्रकार का छिड़काव तंत्र कहाँ किया जाता है, लॉन में, कॉफी की खेती में आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे गांव के अंदर भी गेहूं के अंदर ड्रिप इरिगेशन या फिर यह जो छिड़काव तंत्र है वही किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन नहीं किया जाता ऐसे। ठीक है ना, देख रहा है ना पाइप, इस प्रकार से छिड़काव किया जा रहा है। ये इस प्रकार के क्या होते हैं, फंवारे, और ये गोल गोल घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, चारों तरफ पानी का क्या करते रहते हैं, छिड़काव करते रहते हैं। यही होता है आपका ड्रिप क्या बोलते हैं, फंवारा सिस्टम। आगे अपने पास खरपतवार से सुरक्षा। भाई फसल उग गई, फसल उगा दी, सब काम हो गया, पानी भी दे दिया। अब
पेड़ पौधों के साथ, जो अपने पास पेड़ पौधे होते हैं उनके साथ अवांछित जो पादप हैं वो भी उग जाते हैं। और अवांछित पादपों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना, अवांछित पादपों को क्या कहते हैं? खरपतवार। बेकार होते, वो हमारे किसी काम के होते नहीं है। खेती में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं, अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। क्या कहेंगे हम? खरपतवार। ठीक है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? निराई। क्या कहते हैं? निराई। निनाणी जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? निराई, निराई या निनाणी कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है। देखो, पहले के जमाने के अंदर तो निराई की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जिनको टाइम नहीं होता है वो एक खरपतवार नाशी एक केमिकल होता है वो छिड़क देते हैं, जिससे कि अवांछित जो पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। जबकि गांव में भी आजकल ऐसा हो रहा है जहां पर खरपतवार नाशी उपयोग नहीं की जा रही है। ठीक है ना, यहाँ नहीं की जा रही है गाँव में, जहाँ जिनको बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, जिनके पास काम करने वाले लोग कम रहते हैं, वहां पर ऐसा किया जाता है। क्योंकि खरपतवार जो है आगे क्या है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाता है, जिसमें पहला अपना हो गया कि अगर खरपतवार हो गई तो क्या करेगा वो? हाथ से जड़ सहित तोड़कर या उखाड़कर फसल को उगने से पहले मिट्टी में दबा मिट्टी को तैयार करके। ठीक है ना। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले होता है। जैसे कोई भी खरपतवार है, अब भाई साहब उसके क्या हो गए? पुष्प आ गए या फिर उसके बीज आ गए, उसके बाद यदि आप लोग उसे हटा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो, क्योंकि जब आप हटाओगे तो उसके बीज है ना जमीन में गिर जाएंगे, और जमीन में गिर जाएंगे तो फिर दोबारा उगेंगे। ठीक है, तो बीज आने से पहले ही क्या किया जाता है? खरपतवार को हटा दिया जाता है। आगे क्या है? खरपतवार हटाने के लिए खुरपी या हैरो, खुरपी होता है ना, खुरपी, उसका उपयोग किया जाता है या एरो की सहायता ली जाती है। आगे खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जाता है, जैसे जिसका नाम क्या है? 2,4-D। ठीक है ना, 2,4-D उसका मुख्य नाम है, जिसे मुख्य खरपतवार नाशी के नाम से भी जाना जाता है। खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय मुंह तथा नाक से क्या लेना चाहिए? कपड़ा लपेट लेना चाहिए या मास्क लगा लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसमें काफी प्रकार के स्पेशल केमिकल होते हैं जो क्या कर सकते हैं? दिक्कत दे सकते हैं ना, श्वसन तंत्र को दिक्कत दे सकते हैं। आगे आ जाता है अपना निराई। निराई भाई, निराई का मतलब हो गया निनाणी करना। ठीक है ना, माने खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल के साथ अवांछित पौधे, जल, पोषक तत्व, जगह एवं प्रकाश की स्पर्धा पर स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? हानिकारक प्रभाव डाल देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई? हानिकारक प्रभाव डाल देते हैं। फसल हटाते समय, फसल काटते समय, हटाते समय नहीं, काटते समय, फसल काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और कुछ खरपतवार को तो विषैले भी होते हैं, जो मनुष्य और पशुओं को के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। कुछ खरपतवार विषैले भी होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने धान की खेती कर रखी है। क्या कर रखी है? धान की खेती कर रखी है, लेकिन इस धान की खेती के साथ साथ अवांछित जो उग गई है खरपतवार, क्या है? खरपतवार, इनको ये हटा रहे हैं। हटा कर क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से फिर, क्योंकि देखो एक तो ये प्रकाश को नहीं पहुंचने देती है ना, और फिर पास होती है, पोषक तत्वों को भी ले जाती है। अब पोषक तत्वों को खरपतवार ही ले जाएगी तो फिर इस फसल का क्या? ठीक है ना, ये कमजोर रह जाती है। इसीलिए खरपतवार हटाना बेहद जरूरी होता है। कुछ खरपतवार विषैले भी होते हैं, कुछ खरपतवार क्या होते हैं? विषैले भी होते हैं, तो इसीलिए वो भी क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? हानि पहुंचाते हैं। आगे अपने पास है रसायन। रसायन बोले तो केमिकल्स, जो कि फसलों के अंदर छिड़के जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है रसायन
रसायन विज्ञान की वह शाखा जो भौतिक अवधारणाओं के साथ आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली घटनाओं की व्याख्या करती है। क्या करती है? व्याख्या करती है। ये हमारे किसान मित्र हैं। क्या हैं? किसान मित्र हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इसके अंदर खरपतवार नाशी छिड़क रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुंह नहीं बांध रखा। ये गलत बात कर दिया ना, है ना, मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा, तो ये गलत बात है। इनको मुंह पर मास्क लगाना चाहिए था, ये इनको हानि पहुंचाएगा, फिर ये बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है ना, गलत बात है मेरे मित्र, है ना, मेरे मित्र ने गलत बात की है भाई। आगे की है, मानी जो खरपतवार नाशी है उसका जो क्या बोलते हैं छिड़कने के जो प्रिकॉशंस है वो उन्होंने नहीं लिए हैं। आगे है कटाई। कटाई क्या होती है? जब फसल तैयार हो जाती है तब उसको काटना पड़ता है। माने जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर, ठीक है ना, देखो वैसे तो ह्यूमन पावर भी लगाया जाता है, माने मानव क्षमता भी, या मानवों से भी क्या किया जाता है, लोगों से भी या महिलाओं लगाकर उनकी कटाई की जाती है। ठीक है, ज्यादातर। लेकिन जब बहुत ज्यादा फसल होती है जिसको नॉर्मल तरीके से महिलाओं में जो क्या बोलते हैं ह्यूमन फोर्स या ह्यूमन वर्क के आधार पर नहीं काटा जा सकता है, तो वैसी जगह पर हम क्या करते हैं, हार्वेस्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हार्वेस्टर, माने बहुत बड़ी कॉम्बसन मशीन होती है, वो उपयोग की जाती है। काटी गई फसल, है ना, आगे वो मशीन भी दिखाई देगी अपने को कि वो मशीन कौन सी है। ठीक है, ये देखो, मानी ये भूसे और दाने को अलग कर लिया जाता है, जिसे थ्रेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो ये जो हमारे किसान मित्र हैं, ठीक है ना, किसान मित्र नहीं, किसान दादाजी हैं, मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, है ना, जो यहाँ पे चित्र लगाया गया है, तो ये है थ्रेसिंग। अभी तो ये क्या कर रहे हैं, केवल कटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक समय में काटने के लिए कॉम्बाइन या कॉम्बसन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी दिखेगी कॉम्बसन मशीन, ये तो केवल कटाई कर रहे हैं। फसलें पकड़कर तैयार खेती में गेहूं की कटाई में जुटे किसान। आगे आता है अपना हार्वेस्टर या कॉम्बसन मशीन है। ठीक है ना, आप लोगों ने रोड पर जाते हुए देखी होगी, या खेत है तो उसमें मशीन काटते हुए देखोगी। पर यहाँ क्या होगा, हमारे राजस्थान में कोटा में और हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, इनके अंदर सबसे ज्यादा ये कॉम्बसन मशीन काम में ली जाती है। ठीक है ना, मानी हार्वेस्टर मशीन की सहायता से ही फसल की कटाई की जाती है। इसके द्वारा कम समय और कम मेहनत में कटाई हो जाती है। ठीक है, पूरी मेहनत क्या करती है, मशीन ही करती है, आदमी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कटाई के बाद होती है थ्रेसिंग, मानी काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पर थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग का मतलब है कॉम्बसन मशीन खुद काटती है, अपने अंदर लेती है, फिर जो इस फसल के अंदर या भूसा है उसके अंदर से बीजों को अलग करके अलग जगह डाल देती है, उसे हम थ्रेसिंग कहेंगे। ठीक है ना, मानी थ्रेसिंग का काम कंबाइन मशीन से ही किया जाता है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर सम्मिलित है। इसमें हार्वेस्टर माने काटते भी है और थ्रेशिंग भी कार्य भी करती है। किसका कार्य करती है? थ्रेशिंग का कार्य भी करती है। ठीक है ना, आगे है अपने पास फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, अब फसल यहाँ से हार्वेस्टिंग हो गया, सब काम हो गया, अब उसका उत्पादन है, ये तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ। आगे भंडारण। क्या है? भंडारण, है ना। भंडारण क्या है? फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण। जैसे अपने घरों में ही मान लीजिए हम क्या करते हैं, जब गेहूं पैदा हो जाता है या फिर किसान के गेहूं पैदा हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? अपने घर में रखते हैं। भाव डाउन चल रहा है, माने भाव उसका कम है, रेट कम मिल रहे हैं, तो क्या कर लेगा? रख लेगा। फिर जैसे ही भाव बढ़ेगा तब क्या करेगा? किसान मित्र उसको जाएगा और बेच के आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी बेच देगा, है ना, मजा नहीं आएगा फिर उसको, है। आगे क्या है? माने पूरा पैसा प्राप्त नहीं होगा ना। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिससे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। ठीक है ना, नहीं तो वही खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। ये भंडार है ना, और भंडार में क्या रखा हुआ? बहुत सारे अनाज की बोरियां रखी गई है। ठीक है,
भंडारण के प्रकार हो गए, भंडारण के अलग अलग प्रकार है। जैसे हम घरों के अंदर खुद से कर लेते हैं तो उसे निजी भंडारण कहते हैं, या फिर कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, खुद से भंडारित किया जाता है, उसे निजी भंडारण कहते हैं। और सार्वजनिक माने सरकार द्वारा जो भंडारित किया जाता है उसे सार्वजनिक भंडारण कहते हैं। जैसे निजी क्या हो गया, माने व्यापारी या विनिर्माता अपने माल के संग्रह के लिए स्वयं भंडार गृह रखते हैं और इसका संचालन करते हैं। तो ऐसे भंडार गृह निजी भंडार गृह कहलाते हैं। सार्वजनिक भंडार गृह माने यह एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें किराया चुकाकर कोई भी व्यक्ति अपने माल को इन भंडार गृहों में रख सकता है। ठीक है, वैसे भंडार सार्वजनिक हो गए माने सभी के लिए, पब्लिकली हो गया है ना, पब्लिकली हो गया माने गवर्नमेंट का भी हो सकता है। कुछ किराया देकर आप क्या कर सकते हैं, अपने अनाज को वहां पे भंडारित कर सकते हैं। आगे अपने पास है सहकारी भंडारण। सहकारी का मतलब होता है गवर्नमेंट के जो भंडारण होंगे वो, ठीक है ना, ऊपर मैंने गलत बोला, क्षमा प्रार्थी हूँ। माने सहकारी भंडारण माने इन भंडार गृहों की स्थापना सहकारी समितियां द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है। यह बहुत सी किफायती दर पर भंडारण या सुविधाएं प्रदान करते हैं। भंडारण कार्य क्या हो जाएंगे, भंडारण कार्य क्या है, भंडारण के कार्य माने भंडारण बड़ी मात्रा में माल को गर्मी, सर्दी, आंधी, नमी से सुरक्षा प्रदान कर हानि को न्यूनतम करता है। भंडारण के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे वस्तुओं का भंडारण हो गया, वस्तुओं की सुरक्षा हो गई, जोखिम उठाना हो गया, मूल्य जमा सेवाएं हो गई, है ना, और भी होगा कुछ आगे आती, फिर वह जुताई आ गई है ना आगे आ गया, देखो क्या वस्तुओं का भंडारण, ठीक है ना, जैसे किसी वस्तु का भाव गिर जाए तो उसका भंडार कर लिया जाता है ना। भंडार गृहों का मुख्य कार्य वस्तुओं को उस समय तक भली भांति संरक्षित करना है जब तक उनके उपभोग एवं उनकी बिक्री के लिए आवश्यक न हो। ठीक है ना, भाई आवश्यकता ही नहीं है फिर भी हम बेच रहे हैं तो उसका भाव कम हो जाएगा, और जब आवश्यकता होगी तब बेचेंगे तो भाव बढ़ जाता है। वस्तुओं की सुरक्षा, भंडार गृह वस्तुओं को गर्मी, धूल, हवा, नमी आदि के कारण खराब होने से बचाते हैं। इसके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार संरक्षण व्यवस्था होती है। क्या होती है, संरक्षण व्यवस्था होती है। आगे क्या है, जोखिम उठाना। भंडार गृह में वस्तुओं को हानि अथवा क्षति का जोखिम भंडार गृह अधिकारी को उठाना होता है, इसीलिए वह उनकी सुरक्षा के सभी उपाय करता है। क्या करता है, उपाय करता है। मूल्य जमा सेवाएं माने भंडार गृह में कभी कभी वस्तुओं का श्रेणीयन का कार्य किया जाता है, जिससे उनकी मैपिंग व विक्रय में आसानी होती है। ये मैपिंग और बेचने में क्या होती है, आसानी होती है। आगे आ जाती है, बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। क्या है, उचित भंडारण आवश्यक है। आगे क्या है, जुताई। भाई सब काम हो गए, कट गई, उसके बाद में एक बार खेत की जुताई की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जिससे कि खेत में बनी केस नलियां हैं वो आसानी से टूट जाती है और पानी बाहर नहीं आता, नमी बाहर नहीं आती है, और उसमें थोड़ी सी खेत के अंदर क्या बनी रहती है, उपज बनी रहती है। उपज का बोले तो हुमस बनी रहती है। मानी मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। भूमि में ऊपरी परत को चीर कर, पलट कर या जोत कर उसे बुआई या सीधा रोपण के योग्य बनाना जुताई भू परिसंस्करण या कर्षण टिलेज कहलाती है। इस कृषि कार्य में भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा, सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती है। क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, ये देखो जुताई का काम कर रहा है भाई साहब, ठीक है ना, क्या कर रहा है, मिट्टी को उलट पलट का काम कर रहा है, जुताई का कर रहा है ट्रैक्टर द्वारा।
हल क्या है, हल के बारे में जरा जाने, ठीक है ना। प्राचीन समय में भाई पहले बैलों के साथ या ऊंट के साथ हल से जुताई की जाती थी। प्राचीन काल में जुताई के लिए हल उपयोग किया जाता था। हल एक कृषि यंत्र है जो जमीन की जुताई के काम आता है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। कृषि में प्रयुक्त औजारों में हल शायद सबसे प्राचीन है। हल शायद क्या है, सबसे प्राचीन है। जहां तक इतिहास की पहुंच है, हल किसी न किसी रूप में प्रचलित पाया गया है। हल से भूमि की ऊपरी सतह को उलट दिया जाता है, जिससे नए पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं तथा खरपतवार एवं फसलों की डंठल आदि जमीन में दब जाती है और धीरे धीरे खाद में बदल जाती है। जुताई करने से जमीन में हवा का प्रवेश भी हो जाता है, जिससे जमीन द्वारा पानी या नमी बनाए रखने की सशक्तता बढ़ती है या शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ती है। ये है आपका हल जो प्राचीन काल में इसको उपयोग में लिया जाता था। आगे है कुदांतली। क्या है कुदांतली? कुदांतली जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। कुद्दल खेती बाड़ी में उपयोग आने वाला एक उपकरण है, जिसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है और यह गड्ढा खोदने नाली बनाने, मिट्टी खोदने आदि के काम आती है। इसमें लोहे की बनी एक चौड़ी फाल या ब्लेड होती है, जिसके लंबवत एक लकड़ी का बेट या हत्था लगा होता है, ठीक है ना। जैसे हम गांव की भाषा में फावड़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फावड़ी ले रहा भाया, तो यह फावड़ी है, इसे कुदांतली ही कहेंगे, है ना। कुदांतली कहते हैं इसे। ये किसान मित्र हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आगे है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जिसे हम नॉर्मल भाषा में जो हल का रूप है, पहले हल हुआ करता था, उसी का रूप बदलकर कल्टीवेटर बोल दिया गया, लेकिन उसमें हल में एक ही होता था हल। अब यहाँ पर कितने हो गए, 7 या 9 ऐसे करके होते हैं। मानिए यह ट्रैक्टर से खींचे जाने वाला लोहे का बना यंत्र है, जिसमें कई हल जैसी आकृतियां लगी होती है। इसके उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। आगे है बुआई। क्या है बुआई? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या है? फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बुआई कर रहे हैं ना, अपने हाथों से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हाथों से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हाथों से बुआई की जा रही है। आगे है परंपरागत औजार। क्या क्या है परंपरागत औजार? मानी ये सिरे मिट्टी को बेधकर बीज को स्थापित कर देते हैं। मिट्टी को बेधकर क्या कर देते हैं? बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल। क्या करते हैं? सीड ड्रिल करते हैं। चलिएगा भाई, आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है? सीड ड्रिल। सीड का मतलब होता है सीड को जमीन में डालना। आगे है खाद एवं उर्वरक मिलाना। माने मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने और खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। माने उसके पोषक स्तर को बढ़िया बनाए रखने के लिए और उपयोगी बनाए रखने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डाला जाता है। कृषि में उपज बढ़ने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता होते हैं या सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके प्रयुक्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा एक ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियां द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं। उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन है, लेकिन इसके इस्तेमाल के कुछ दुष्परिणाम भी है। क्या है? कुछ दुष्परिणाम भी हैं। ये लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते हैं। सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे भौम जल स्तर तक पहुंचकर उसे दूषित करते हैं। मिट्टी में उर्वरक
जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए भी उपयोगी के लिए भी घातक साबित होते हैं। इसीलिए उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक खाद का एक उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक उपयोग पंजाब में होता है। इनका उपयोग हमें बहुत कम करना चाहिए। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या होता है? अपने घरों के अंदर जो क्या होते हैं फल सब्जियां, उसका कूड़ा करकट या उसके पत्ते जो बच जाते हैं उसको एक जगह पर डालते हैं, फिर डालने के गड्ढे में डाल दो, ठीक है। घास वगैरह हो गए, उस सारी घास को डाल दो, उसके ऊपर केचुए छोड़ दो, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, वो केचुए खाकर खाद में परिवर्तित करते हैं, उसे कंपोस्ट कहते हैं। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। आगे है अपने पास सिंचाई। वैसे हमने ये सब पढ़ लिए हैं। निश्चित ये हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉइंट पढ़ रहे हैं। निश्चित अंतराल पर खेती में जल देना सिंचाई है। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? कुएं, तालाब, नदियां, बांध है। सिंचाई के परंपरागत स्रोत कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक है। जल के प्राथमिक स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जल 3 रूपों में पाया जाता है, जल, जल वाष्प तथा बर्फ में, ठीक है ना। बर्फ में पाया जाता है। मूल रूप से जल के स्रोत वर्षा व हिमपात है। वर्षा व हिमपात से प्राप्त जल की भौतिक स्थिति निरंतर बदलती रहती है। जल के द्वितीय स्रोत कौन कौन से हैं? ये द्वितीय स्रोत विभिन्न स्रोतों के लिए जल प्राप्त करने के मुख्य स्रोत द्वितीयक स्रोत है। जैसे पहला जल चक्रण के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए पानी निश्चित स्रोतों से प्राप्त होता है। जल के इन स्रोतों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। सतही स्रोत या सतही जल जो ऊपर रहता है, भूमिगत स्रोत या भूमिगत जल। सतही स्रोत व सतही जल क्या होता है? वर्षा व हिमपात से प्राप्त होने वाले जल का कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ भाग रिस कर नीचे चला जाता है और भूमिगत जमीन में मिल जाता है, तथा शेष बड़ा भाग भूमि सतह के ऊपर रहता है, जो सतही जल कहलाता है। जैसे तालाब हो गया, है ना, तालाब हो गया, इनके अंदर ऊपर की तरफ भरा ही रहता है ना, तो सतही जल है, ठीक है। आगे सतही जल के कई स्रोत हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्न नदियां हो गई, तालाब, नदियां, समुद्र। नदियां सतही जल का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से प्राप्त होने वाला जो जल है पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भू क्षेत्र के निम्नतर स्तर पर एक धारा के रूप में बहता हुआ बढ़ता है। ऐसी नदियां मौसमी कहलाती हैं। इसके विपरीत कुछ नदियां में जल वर्षा के हर समय उपलब्ध रहता है। हालांकि जल की मात्रा में पर्याप्त घटत बढ़त होती रहती है। ये आपकी नदियां बहकर आ रही है। नदियों का पानी स्वच्छ होता है, लेकिन अब क्या हो चुका? दूषित हो चुका है। लोग जो अपने कल कारखानों का जो पानी होता है नदियों में छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी सीटियों का पानी नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो दूषित हो जा रहा है। माने तालाब, माने भूमि सतह पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से बने गड्ढों तथा निचले स्थानों में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसे तालाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम तालाब कहते हैं। जल की मात्रा वह बहुत कम होती है, अतः सिंचाई की दृष्टि से इनका महत्व नगण्य है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में केवल पशुओं को नहलाने, पानी पिलाने अथवा कपड़े धोने जैसे कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तालाबों का उपयोग नहीं है। क्या नहीं है? तालाबों का उपयोग ये है, आपका तालाब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वैसे आजकल खेतों में गड्ढे भी बनाकर इनका उपयोग कर लिया जाता है। आगे आते हैं अपने पास झीलें। क्या है मेरे भाई? झीलें हैं। झीलें को बोलते हैं लेक। क्या बोलते हैं? लेक, ठीक है। जैसे अपने राजसमंद लेक है राजस्थान में, पहाड़ों के बीच में बनी हुई, या पहाड़ों से बीच में क्या होती है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में जो गड्ढा होता है उसमें पानी बच जाता है, वो लेक बना देता है। क्या बना देता है? लेक बना देता है। माने पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ भूमि सतह
जहाँ भूमि सतह अत्यंत ऊंची नीची होती है, किन्हीं स्थानों पर तीव्र तीव्र ढलान होता है तथा वह स्थान चारों ओर से ऊंचे स्थानों से घिरा होता है। ऐसा निचले स्थानों में वर्षा तथा झरनों का पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे झीलों का निर्माण, जिससे क्या होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। प्रकृति में कई बहुत बड़ी झीलें हैं। कुछ बहुत बड़ी झीलों का निर्माण भूकंप के कारण जमीन के नीचे धंसने के कारण भी हुआ है। बड़ी झीलें अपने क्षेत्र में जल आपूर्ति व सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या रखती है? महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चलो भाई आगे चलो। ये है झील। आगे आ जाता है झील के बाद में कुएं तो आप देखे होंगे, ऐसे होते हैं ना, हैं जमीन में बहुत गहरा गड्ढा खोद कर जहाँ पानी मिल जाए फिर वो पानी को उपयोग में लिया जाता है, वही होता है कुआं। कुएं माने कूप निर्माण के लिए पृथ्वी सतह से जलग्राही सतह तक एक बड़ा छिद्र बनाया जाता है, जिसे कुआं कहते हैं। कुएं के ऊपर घिरनी लगाकर बाल्टियों से पानी प्राप्त किया जाता है। आगे है फिर उसके बाद में नलकूप या ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, जो कि आजकल हर कहीं नलकूप और ट्यूबवेल लगा हुआ है ना। खेतों में पानी देने के लिए हो गया, चाय पीने के लिए हो गया, हर जगह वही लगा देते हैं। मानी भूमिगत पानी प्राप्त करने का ये प्रमुख साधन है और आजकल काफ़ी बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। घरेलू प्रयोग के लिए जल आपूर्ति सिंचाई व औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति सभी के लिए नलकूप बहुत प्रचलित है। जिन स्थानों पर नहरें नहीं होती है उन स्थानों में नलकूप ही सिंचाई का प्रमुख साधन है। जहाँ क्या नहीं होती, नहर नहीं होती है, वहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है। पाताल तोड़ कुएं क्या है? मानी पृथ्वी में बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पाताल तोड़ कुओं के निर्माण की अनुकूल स्थितियां हैं। क्या है? अनुकूल स्थितियां हैं, ठीक है। माने उनमें पानी क्या रहता है, बाहर निकलता रहता है, ठीक है ना। माने पाताल तोड़ कुएं हैं, मतलब एक ऐसे स्थान, जैसे पाताल तोड़ कुएं भारत में बहुत कम पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे ही पृथ्वी से क्या क्या कुआं बनाया तो ऊपर से कई स्थानों पर पानी ऊपर आने लगता है, जहाँ पर न तो आपको मोटर लगाने की जरूरत है न कुछ और, पानी आता रहता है जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ। इन्हें कहते हैं हम पाताल तोड़ कुएं। क्या कहते हैं इन्हें हम? पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। आगे इसका सॉल्यूशन है, मानी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के अंदर जो दे रखे हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेंगे और इनका क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। जितने भी हमने नोट्स थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं यहाँ तक। आशा करता हूँ आज ये जो हमने नोट्स से आपको सिखाया है या पढ़ाया है वो आप समझ गए होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको नोट्स चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इन जितने भी चैप्टर्स हैं, 12-13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, उनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे और नोट्स अपने तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शानदार और वर्ल्ड क्लास नोट्स हमने तैयार किए हैं, ठीक है। तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।